कल को तुम्हें कोई इनकम टैक्स की नोटिस आ गई या किसी प्रॉब्लम में फंस गए जस्ट बिकॉज आप लोगों ने इग्नोर कर दिया था कि ये पर्टिकुलर इनकम दिखाना था या इनकम डिस्क्लोज करना था, टैक्स कट करना था, डिडक्ट करना था और पता ही नहीं था। कैन यू प्लीड कि नहीं मुझे पता ही नहीं था ये लॉ? तो इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडियन लीगल सिस्टम सेज ignorantia juris non excusat, that means ignorance of law is not an excuse. So ऐसा ही एक नया एक्ट आ रहा है 1 अप्रैल 2026 से, जो लागू होने वाला है, और वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025. So every single citizen of India, every single person who is having income in India should be aware of this Income Tax Act 2025. और उसी के लिए मैंने कॉमर्स ज्ञान इंडिया पे ये सीरीज बनाई है, जिसमें मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर जो भी बेसिक प्रोविजंस है, जो इंडिविजुअल्स को, बिजनेस ओनर्स को, इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स है जो सीख रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, इन सब के लिए मतलब मैं कॉमर्स ज्ञान इंडिया इस चैनल पे आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आने वाली हूँ। सो ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली टारगेटेड है टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्लस सर्टन प्रोविजंस जो कि टीडीएस के रिलेटेड है, जो ऑब्वियसली आपको अप्रैल से ही शुरू करने पड़ेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमको थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए वी कैन अंडरस्टैंड इट इन द लेटर पार्ट्स ऑफ आवर सीरीज, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इटसेल्फ। तो अगर आपको आगे चल के भी इनकम टैक्स के बारे में जानना है तो इस चैनल को जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बस वीडियो देखना है। तो इस हिसाब से आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 है, एंड स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कुछ लोगों से कि ट्राई एंड मेक ये जो भी सीरीज है वो थोड़ा सा हिंदी में भी एड ऑन कर दीजिए। तो दैट इज द रीजन दिस वीडियो विल बी इन कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। सो वेरेवर लीगल लैंग्वेज है उधर इंग्लिश होगा, थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। सो जस्ट बेयर विद मी फॉर दैट। सो पहले तो हम देखने वाले हैं कि जो कुछ भी फैक्ट्स एंड चेंजेस जो आ गए हैं नए इनकम टैक्स एक्ट में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज हम जान सकते हैं कि ओल्ड एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उससे ये प्रोविजंस कैसे अलग है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों लाया गया है ये नया इनकम टैक्स एक्ट, और इसमें बेसिक की चेंजेस क्या आ गए हैं जिसकी वजह से हमको एज अ टैक्स पेयर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस ओनर फायदा होने वाला है। तो पहली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंप्लीफिकेशन। सो इसमें नॉट जस्ट कि सेक्शंस कम हो गए हैं, बल्कि इसमें जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है सो दैट ये सूटेबल हो जाए अपने रेगुलर टैक्स पेयर्स को समझने के लिए। बस कुछ 19 टैक्सेशन लॉज थे जो अभी कंसोलिडेट करके एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंडर लाए गए हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटाइजेशन। सो एज वी नो दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया और ये सब चीजें हो रही है, तो इसके अंडर डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले तो कैसे होता था कि हर चीज मैनुअल होती थी, इवन बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के बुक, सब कुछ मैनुअल था। अभी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो डिजिटाइजेशन विल हेल्प अस कि ये जो भी असेसमेंट प्रोसीजर्स है या जो भी चीजें होने वाली है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, द बेसिक मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, furnishing of various documentation and everything, submission of returns, assessments, all this procedure जो हो जाएगा वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में हो जाएगा, फेसलेस फॉर्मेट में हो सकता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच। अब ये चीज क्या है, बेसिकली कंप्लायंसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स करते रहते हैं, बट टैक्स पेयर्स का कई बार इश्यूज ये होते हैं कि जैसे मैंने बोला कभी गलती हो जाती है, कभी रह जाता है, और इस वजह से डिस्क्लोजर नहीं होता है, इनकम पे पेनल्टी पड़ती है, इंटरेस्ट पड़ता है, बिकॉज मे बी ऑल द इंट्रिकसीज ऑफ द लॉ वर नॉट नोन बाय देम। सो जो भी गलतियां हुई है या जो भी पेनल्टीज पड़ी है वो तो वो भरते ही थे पहले, लेकिन उनको एक बहुत डेंजरस चीज थी जो कि इनकम टैक्स में था, वो था प्रोसिक्यूशन, यानी कि जेल में जा सकते हो तुम अगर कुछ भी गलत हुआ तो। देयर आर मेनी प्रोविजंस नाउ व्हिच आर हैविंग अ रिमूवल ऑफ दीज क्लॉजेस, और थोड़ा सा टैक्स पेयर फ्रेंडली हुआ है ताकि बिना डरे टैक्सेशन को कई लोग ऑप्ट इन करें। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द फियर कि हम लोग कहीं फंस ना जाए, कई लोग टैक्स ही नहीं भरते थे या फिर इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करते थे। सो दीज पीपल ऑल्सो नाउ कैन बी ब्रॉट इनटू द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। प्लस कई सारे चेंजेस हो चुके हैं इन द ग्लोबल टैक्सेशन। देर आर वीडीएस, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज है, टाइप लाइक बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है, बट इनकम टैक्स एक्ट में इसके कोई प्रोविजन नहीं थे बिकॉज इट वॉज ओल्ड एक्ट 1961 में ये सारी चीजें भी नहीं थी। अभी वापस अमेंडमेंट लाने की जगह इन्होंने एक नया एक्ट लाया है जो सब कुछ कंसोलिडेट करके सिंप्लीफाई करके आगे चल सके, जो काफी जरूरी भी था। पांचवी जो चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं क्लैरिटी ना होने की वजह से। सो ये लिटिगेशन, ये डिस्प्यूट्स कैसे अवॉइड
कर सकते हैं तो बेसिकली क्लैरिटी इन द लॉ। सो एक स्टेप फर्दर है ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ पे कई सारे डेफिनेशंस क्लियर किए गए हैं, कई सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज क्लियर हुए हैं, कुछ ऑफिसर्स रिलेटेड जो इश्यूज थे वो भी क्लैरिफाई हो चुके हैं, तो उनके अथॉरिटीज क्या रहेंगे, उनके राइट्स क्या रहेंगे, ये सारी चीजें क्लैरिफाई की गई है। सो ये 5 चीजें हैं जो मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स है इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025। अभी हम समझते हैं ये डिफरेंस जो आ चुका है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में कई सेक्शंस थे, 819 सेक्शंस थे। नाउ दीज सेक्शंस आर रिड्यूस्ड टू 536। चैप्टर्स थे 47। नाउ दीज चैप्टर्स आर 23। पहले तो शेड्यूल्स नहीं थे, लेकिन अभी डिटेल आउट करने के लिए 16 शेड्यूल्स दिए गए हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके। सेक्शन नंबरिंग जो था काफी टाइम से एक्ट चला हुआ था, तो इसीलिए 80, 80C, 80D ऐसे करके सेक्शंस बढ़ाए गए थे फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग सर्टेन क्लॉजेस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, रीनंबरिंग हुआ है। 80C की जगह जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 123 है, तो ऐसे सिंप्लीफाइड सेक्शंस लाइन अप करके गए कर दिए हैं, रीऑर्गेनाइज किए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। टीडीएस एंड टीसीएस अगर देखा जाए तो काफी सारे सेक्शंस में बिखरा हुआ था, कई सारे एडिशंस थे टीडीएस में, जैसे खिचड़ी पक चुकी थी टीडीएस के सेक्शंस में अगर बोला जाए तो नाउ इट इज मोर अबाउट अ कंसोलिडेशन एंड मिनिमल सेक्शंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स जो थे, कई बार एओ असेसिंग ऑफिसर को डिस्क्रिशन था कि वो पेनल्टी लगाए नहीं लगाए, वो प्रोसिक्यूशन की प्रोविजंस एक्सिक्यूट करे ना करे, तो ऐसी सारी चीजें थी जो कॉम्प्लिकेट करती थी प्रोसीडिंग्स को, प्लस करप्शन को भी काफी एनकरेजमेंट मिलती थी। तो इसीलिए वो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दैट हैज बीन रिमूव्ड एंड उसकी जगह पे कंपल्शन जैसे वर्ड्स है, जैसे शल ऐड कर दिए गए। तो ऑफिसर शल लेवी इंस्टेड ऑफ ऑफिसर मे लेवी, ऑफिसर शल लेवी, ऐसे करके सेक्शंस में कई सारी चीजें बदल दी गई। ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बल्कि एक्ट था, 4000 प्लस अमेंडमेंट्स हुए थे, 60 प्लस इयर्स ये चल रहा था, तो अभी सिंप्लीफाइड एक्ट ला रहे हैं। वी कैन हैव होप्स कि यहाँ पे रिड्यूस्ड लिटिगेशन होगा, प्लस इम्प्रूव्ड टैक्स पेयर फ्रेंडली कंप्लायंस होगा, ऐसे हम होप्स तो रख ही सकते हैं अभी। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज दैट दे हैव ब्रॉट इन इज द रिमूवल ऑफ द टर्म्स व्हिच वी यूज्ड टू से एज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाज देयर बिकॉज ऑफ दिस। नॉर्मल टैक्स पेयर्स को तो समझ में ही नहीं आता था कि अगर वो मांग रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो बोलते थे 25, 26 का दे दो, लेकिन चाहिए था 24, 25 का, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 25, 26, whereas they wanted it for financial year previous year which was 24, 25। तो ये सारा कंफ्यूजन जो था वो डिलीट किया है, उसको डिलीट मार दिया है और उसको अभी टैक्स ईयर में कन्वर्ट किया है। तो इट विल बी जस्ट 1 year which will start from 1st April, let's say now 26 to the 12th month which is 31st March 27। तो ये हो जाएगा एक year which is the tax year, nothing like previous year assessment year which will be talked of under the income tax act। Our motive of this video is basically TDS। so हमारा फोकस होने वाला है इस सेक्शन 393 के ऊपर जो TDS से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला था काफी सारे सेक्शंस थे अर्लियर जो टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को केटर करते थे। अभी 2 सेक्शन है 393 एंड 394, जिसके अंडर टीडीएस है 393 के अंडर, टीसीएस है 394 के अंडर। सो हम आज इस वीडियो में बेसिकली दिस सेक्शन 393 को समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप बोल रहे हो कि मुझे तो टीडीएस के कोई प्रोविजंस लागू ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एवरी सिंगल पर्सन विल हैव सम और द अदर एनकाउंटर विद टीडीएस प्रोविजंस। तो ये वीडियो सबके लिए है और ये वीडियो सबको देखनी चाहिए एंड तक। समटाइम्स इवन इंडिविजुअल्स, अगर आपका कोई बिजनेस भी ना हो तो भी आपको टीडीएस प्रोविजंस लागू है। तो कहाँ पे है ये जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब पहले तो समझते हैं व्हाट इज दिस टीडीएस। सपोज एक पर्सन है, पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी। पर्सन ए को कुछ पेमेंट देना है पर्सन बी को, रेंट देना है फॉर एग्जाम्पल। अभी इसको रेंट देते वक्त उसको देना है पर मंथ 1 लाख रुपए। तो इस चीज में गवर्नमेंट क्या बोलते हैं पर्सन ए को कि तुमको इस 1 लाख में से कुछ निकाल के लेना है और फिर पर्सन बी को अमाउंट देना है। तो पर्सन ए इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स एंड पे दिस टू द गवर्नमेंट। सो लेट्स से 10% रेट है, तो वो बोलेगा कि 10,000 इज द टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या है पर्सन ए, क्योंकि पर्सन ए पेमेंट कर रहा है पर्सन बी को, तो ये 10,000 पर्सन ए को डिडक्ट करने हैं और ये भरने हैं गवर्नमेंट को। सेकेंडली, जब वो पर्सन बी को पेमेंट करता है तो उसको 1 लाख नहीं देने हैं, उसको कितने देने हैं अभी, सिर्फ 90,000 देने हैं, 90,000 देने हैं। वाई? क्योंकि उसने ऑलरेडी 10,000 पर्सन बी के इनकम में से निकाल के गवर्नमेंट को दे दिए।
So basically person A 1 लाख रुपए ही भरता है, but to two different people, 10,000 to the government and 90,000 to the person who actually gets that income, which is person B in this case. तो दिस इज बेसिकली हाउ टीडीएस वर्क्स। और ये पर्सन बी को कैसे मिलेंगे पैसे 10,000, तो उसके पैन के अगेंस्ट एक रिटर्न फाइल करके पर्सन ए को दिखाने हैं, तो ये हो जाता है टीडीएस रिटर्न। तो टीडीएस का रिटर्न भरना है, रिटर्न भरना है मतलब एक फॉर्म भरना है जो पर्सन ए भरता है और पर्सन बी के पैन नंबर पे वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है। जो भी सैलरीड एम्प्लॉइज है या जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उनको पता है कि उनका टीडीएस कट करके उनके पैन के अगेंस्ट दिखता है। तो मेनी ऑफ यू मे बी ऑलरेडी अवेयर कि ये टीडीएस कैसे होता है। What we are going to discuss here is 4 things. One is TDS type of payment. क्या है type of payment? Second is कौन payment कर रहा है? Third is what will be the threshold limit. मतलब इस लिमिट के ऊपर अगर पेमेंट है तो आपको TDS भरना है, डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भरना है। And fourth is what we are discussing is the rate. At what rate are you supposed to actually deduct this TDS? Okay. So पहले तो प्रोविजन हम देखने वाले हैं वो है कमीशन और ब्रोकरेज। इफ कमीशन और ब्रोकरेज इज पेड फॉर सम इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे कि कोई इंश्योरेंस एजेंसी है जिन्होंने पेमेंट किया है फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज फॉर सेलिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इस केस में एनी पर्सन हु इज इनटू दिस बिजनेस हैज टू डिडक्ट टीडीएस। और ये कितने अमाउंट के ऊपर होगा? अगर आप पेमेंट कर रहे हो 20,000 के ऊपर किसी को इंश्योरेंस कमीशन, फिर आपको टीडीएस कट करना है उसका और गवर्नमेंट को भरना है। कितना अमाउंट? जो भी परसेंटेज डिसाइडेड होगा उस वक्त उस उतने में आपको टीडीएस कट करना है। तो ये हो गया पहला। सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज है, लेकिन वो इंश्योरेंस बिजनेस के अलावा, मतलब कोई और कमीशन ब्रोकरेज है, लैंड सेल किया, बिल्डिंग सेल किया, उसका आपने कमीशन या ब्रोकरेज दे दिया है। तो इस केस में स्पेसिफाइड पर्सन, अभी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है मैं एक्सप्लेन करूंगी 1-2 मिनट के बाद, बट ये स्पेसिफाइड पर्सन होगा तो ही उसको टीडीएस डिडक्शन करना है। और कितना अमाउंट के ऊपर? 20,000 के ऊपर। सो जनरली ब्रोकरेज अगर पेमेंट करना है आपको किसी को, तो 20,000 के ऊपर अगर ब्रोकरेज पे करना है तो उस पर टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को भरना है। तो आप कितने रेट से करोगे? 2%। नाउ हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन? किसको बोल सकते हैं हम कि ये स्पेसिफाइड पर्सन है? सो ये जो डिटेल्स दिए है वो है सेक्शन 402 में एंड सब सेक्शन 37 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी पर्सन जो कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं है, तो सभी जो लोग हैं जैसे कि कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, जो भी है, एनी पर्सन दोज हु आर नॉट इंडिविजुअल और एचयूएफ हैव आर क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। सेकेंड है, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो लेकिन आपका बिजनेस टर्नओवर या प्रोफेशनल टर्नओवर एक अमाउंट के ऊपर है, जैसे कि बिजनेस टर्नओवर है 1 करोड़ के ऊपर, टर्नओवर ग्रॉस अमाउंट जो सेल्स की होती है, सर्विस की होती है, वो टोटल अमाउंट है 1 करोड़। और प्रोफेशनल है जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है, सीए है, टेक्निकल कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, सो ये टाइप की जो लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं उनका अगर 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है, टर्नओवर, तो उनको टीडीएस प्रोविजंस लागू होते हैं। और ये लोग हम बोलते हैं ये लोग है स्पेसिफाइड पर्सन। तो आगे चल के भी ये टर्म आने वाला है स्पेसिफाइड पर्सन। सो अगर आपको ये थोड़ा सा रिवाइज करना है तो यू कैन जस्ट पॉज दिस, अंडरस्टैंड दिस एंड फिर आगे जाएंगे। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट थिंग जो कई लोग देते हैं, मतलब इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, ये लोग रेंट पे करते हैं, किसी ना किसी को हम रेंट देते हैं। तो रेंट हो सकता है लैंड बिल्डिंग का, रेंट हो सकता है जैसे कि मैंने फर्नीचर भी रेंट पे ले लिया, या कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो रेंट पे ले ली, तो रेंट हम भरते हैं। सो जब भी हम रेंट पे करते हैं तो किन किन लोगों को ये रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो ये समझ लो बहुत डिटेल में और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेनी पीपल, क्योंकि कई लोगों को इस वजह से भी नोटिस आते हैं, इस वजह से भी टीडीएस के प्रोविजंस उनसे छूट जाते हैं, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो रेंट दे रहे हैं एक अमाउंट के ऊपर और टीडीएस नहीं काट रहे। तो इसमें आ जाता है पेयर, जो पेमेंट कर रहा है वो है एनी पर्सन अदर देन द स्पेसिफाइड पर्सन। तो हमने स्पेसिफाइड पर्सन अभी देखा है कौन है, उसके अलावा अगर कोई है तो इसमें उसका कोई अमाउंट ऑफ रेंट अगर वो भरता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जैसे कि आधा महीना ही आपने किराए पे ले लिया, 50,000 रुपए उसका रेंट था, या आपने पूरे मंथ ले लिया और 50,000 के ऊपर उसका रेंट था। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एचयूएफ है, तो इस केस में अगर आप रेंट दे रहे हो किसी को 50,000 के ऊपर, तो आपको जरूरी हो जाता है कि आप टीडीएस कट करो 2% के हिसाब से उस इंसान का जिसको आप पेमेंट करने वाले। नेक्स्ट आता है फिर से रेंट का ही, लेकिन इस केस में रेंट हम बात करें स्पेसिफाइड पर्सन। अगर स्पेसिफाइड पर्सन रेंट दे रहा है तो उसको कितना टीडीएस भरना पड़ेगा?
तो उसको डिडक्ट करना है 2% इन केस वो रेंट दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी का या किसी इक्विपमेंट का, और 10% डिडक्शन करना है अगर वो लैंड बिल्डिंग के रिलेटेड कोई रेंटल अमाउंट है या फिर फर्नीचर फिक्सचर्स के रिलेटेड कोई रेंटल अमाउंट है, तो वो होगा 10% टीडीएस। और थ्रेशोल्ड कितना है, कितने अमाउंट के ऊपर उसको कट करना है टीडीएस, तो 50,000 पर मंथ के ऊपर। सो अगर 50,000 के ऊपर या पार्ट ऑफ द मंथ आपका रेंट हो रहा है तो आपको टीडीएस कट करके गवर्नमेंट में जमा करना है। नेक्स्ट आता है, कई बार हम लोग डील्स करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के वक्त भी हमको टीडीएस कट करके भरना है। तो कितना अमाउंट है, 50 लाख के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल हुआ है एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, फिर आपको टीडीएस के प्रोविजंस लागू होते हैं और द डिडक्शन अबव दिस 50 लाख इज 1% टीडीएस। कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन और जिस वैल्यूएशन पे हमने प्रॉपर्टी बेचा है वो अलग है। नेचुरली होता है कई बार, तो स्टैम्प ड्यूटी कभी कभी लोग वो जो वैल्यूएशन है स्टैम्प ड्यूटी के लिए वो अपर एंड पे होता है और बेचते हैं लोअर एंड पे। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है टीडीएस के लिए, टीडीएस के लिए इम्प्लीकेशंस ये है कि दोनों में से जो भी वैल्यू हायर है, मतलब अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो वैल्यू निकाली है वो 1 करोड़ है और आपने एक्चुअली बैंक में आपके जमा हुआ है 70 लाख, फिर भी आपको टीडीएस कट करना है 1 करोड़ के ऊपर। सो ऑन दिस 1 करोड़ यू आर सपोज टू डिडक्ट टीडीएस, नॉट ऑन 70 लाख। सो 70 लाख और 1 करोड़ ये दो वैल्यूएशन थे, एक था जो आपको मिले थे 70 लाख और दूसरा था जो स्टैम्प ड्यूटी जिसपे आपने भरा था। जो भी अमाउंट ग्रेटर है, हायर है, उस अमाउंट पे आपको टीडीएस जमा करना है। नेक्स्ट वन कम्स इज द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सो सिक्योरिटीज जैसे कि हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, ये सारे जो सिक्योरिटीज है वो हर किसी के लिए लागू है। अगर आप इस बिजनेस में हो, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000। 10,000 के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट चार्जेस है तो आपको डिडक्शन करना है टीडीएस का, और रेट्स जो भी एट दैट टाइम एप्लीकेबल है वो आपको चेक करने हैं। अगला आता है जो इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे इंटरेस्ट जो भी नॉट ऑन सिक्योरिटीज है, नॉट ऑन द जनरल सिक्योरिटीज, जो इंटरेस्ट दिया जाता है जो बैंक्स देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो भी क्रेडिट सोसाइटीज है वो है, फिर पोस्ट ऑफिस आते हैं, इन सारे लोगों को डिडक्शन करना होता है कितने अमाउंट के ऊपर। अगर सीनियर सिटीजन है, जो जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो सीनियर सिटीजन है, तो फिर 1 लाख के ऊपर उसका अगर इंटरेस्ट जा रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है। अगर नॉर्मल केसेस है, इंडिविजुअल्स है, जो भी आपके पास आया, जो भी कोई भी डिपॉजिट आपके पास छोड़ के गया और उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। सो 50,000 पर एनम अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उस पे टीडीएस डिडक्शन करना है एट द रेट ऑफ 10%, और अगर उसका पैन नंबर नहीं है तो एट द रेट ऑफ 20%। तो इस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, फ्रेंड से, फैमिली से, और उसको आपको इंटरेस्ट देना है, और आप आते हो कैटेगरी में स्पेसिफाइड पर्सन की, तभी भी आपको टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो ये क्या चीज है, यहाँ पे अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, आप स्पेसिफाइड पर्सन हो और 10,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपको रेट एट द रेट ऑफ 10%, या फिर पैन नहीं है तो 20% के हिसाब से टीडीएस कट करके उसको देना है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है ना, ये तो सभी को लागू है, हम लोग सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को कभी ना कभी पैसे देते रहते हैं, तो किसको एप्लीकेबल है और कितना रेट है इसका, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल्स है जो बिजनेस नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये प्रोविजन लागू है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको टीडीएस देना है। तो ये ध्यान से सुनना, दो जो भी चीजें मैं बोलने वाली हूँ। सो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अगर डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसने किया है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हो जाते हैं 30,000 फॉर 1 ट्रांजैक्शन एंड 1 लाख फॉर द फुल वैल्यू इन द ईयर। सो पूरे साल में अगर 1 लाख के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो आपको टीडीएस कट करना जरूरी है। तो हाउ मच टू डिडक्ट नाउ, फॉर 1% अगर वो सामने वाला पर्सन एचयूएफ है या इंडिविजुअल है, और अगर कोई और है तो उसका 2% के हिसाब से डिडक्शन करना है। तो 1% और 2% ये एप्लीकेबल है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ पर्सन इन फ्रंट। सो आपके सामने जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर इंडिविजुअल है तो आप 1% से करोगे, अगर कंपनी है तो 2% से करोगे डिडक्शन, राइट? अगर आप खुद डेजिग्नेटेड पर्सन हो तो। अगर डेजिग्नेटेड पर्सन नहीं है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ हो विदाउट एनी बिजनेस इनकम, विदाउट एनी प्रोफेशनल इनकम, फिर आपको टीडीएस लागू है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स पे। तो यस, कब लागू है,
जब आप 50 lakhs के ऊपर उसका पेमेंट करोगे, और कितने रेट से लागू है, तो 2%, यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%। फिर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आप पेमेंट कर रहे हो किसी प्रोफेशनल को, जैसे कि आर्किटेक्ट को हायर किया और उसको पेमेंट कर रहे हो, 50 lakhs के ऊपर पेमेंट जा रहा है, तो उसका भी टीडीएस कट करना पड़ेगा एट 2%। Who has to do this? Individuals and HUFs. अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो, तो स्पेसिफाइड पर्सन को भी प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते वक्त उनका टीडीएस कट करना जरूरी है। तो कितना टीडीएस कट करना है? तो अमाउंट है अबव 50,000. दिस इज ऑल पर एनम. ओके, सो ऑल दीज लिमिट्स आर पर एनम एंड रेट दैट यू नीड टू चार्ज इज 10%. सो 10% कट करके ही उनको पैसे देने हैं। अगर पूरे साल में उस पे सेम इंडिविजुअल सेम पर्सन का हो जाता है अमाउंट पेएबल अबव 50,000। नेक्स्ट आता है, अगर कंपनीज है तो डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड देते वक्त उनको भी टीडीएस डिडक्शन करना है। कितना करना है? एट द रेट ऑफ 10%। और लिमिट कितना है? तो 0 रुपीज। तो अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको 50 रुपए भी डिविडेंड मिला, तो उस पर रिमेंबर 10% कंपनी अमाउंट कट करके ही आपको पैसे देंगी। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट। ना कई बार लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो भी अमाउंट मिलने वाला है, मुझे बोनस है या सम अश्योर्ड है या अमाउंट जो भी मुझे मिलने वाला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उस पर तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो आंसर इज नो, टीडीएस कटता है। कितना कटता है? एट द रेट ऑफ 2% अगर आपकी वैल्यू है 1 लाख के ऊपर। सो अगर आपको 5 लाख रुपए मिले हैं इंश्योरेंस के, तो आपका टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 2%। सो ये जो भी पेमेंट्स देने वाला है इंश्योरेंस के लिए, उनको ये डिडक्शन करना ही करना है। समटाइम्स प्रोफेशनल्स को परक्विजिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कार फैसिलिटी है, फ्री स्टे दिया जाता है, या फिर उनको कार दी जाती है यूज करने के लिए। सो इन केसेस में अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो और आप किसी को परक्विजिट्स दे रहे हो, तो इन परक्विजिट्स का अगर 20,000 के ऊपर वैल्यूएशन है, तो आपको टीडीएस कट करना है एट द रेट ऑफ 10%। नेक्स्ट कम्स, जैसे हम कोई परचेसेस कर रहे हैं किसी से, तो परचेस वैल्यूएशन अगर बायर है आप और आप परचेस कर रहे हो, माल कोई ले रहे हो बिजनेस के लिए, उसका वैल्यूएशन है 50 lakhs के ऊपर, तो इस पे भी आपको टीडीएस डिडक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड वो रेट है 0.1%। सो 0.1% के हिसाब से आपको टीडीएस कट करके फिर वो पेमेंट करना है परचेसेस के लिए, कोई भी परचेस आप करने वाले हो तो। नाउ कम्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की ये जिम्मेदारी है कि जो भी उनके थ्रू सेल्स परचेसेस या सर्विसेज रेंडर किए जाते हैं, उस पर भी वो टीडीएस कट करे। लिमिट है 0, मतलब उनको हर एक ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कट करना है। कितने अमाउंट का टीडीएस कट करना है? तो ये है 0.1% के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस कट होता है। ऑफ कोर्स जो भी टीडीएस डिडक्शन होने वाला है वो सामने वाले के पैन के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, उसको जब वो टैक्स भरेगा तब वो क्लेम कर सकता है, बट टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को जरूरी है भरना। अभी आते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। सो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अगर कोई कंसिडरेशन पेमेंट हुआ है, जैसे कि आप कुछ पेमेंट करने वाले हो, तो उस पे भी टीडीएस प्रोविजंस है। तो हाउ मच इज द लिमिट? 0। सो दैट मीन्स फॉर एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन जो आप करने वाले हो इन लेट्स से क्रिप्टो करेंसीज, तो क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट आपने 1 लाख का क्रिप्टो करेंसी परचेस किया है, तो जो भी अमाउंट आप दे रहे हो सामने वाले को, उस पे भी टीडीएस कट करके उसको देना है। तो ये रेट होता है 1%। सो यू आर सपोज टू reduce 1% from the amount and make the payment to the government. Now ये कभी कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनके साइड से भी कर देते हैं, तो लास्ट पर्सन may not have to do it. तो ये थे कुछ प्रोविजंस टीडीएस के बारे में जो अभी अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी। तो बी अवेयर एंड ये सारी चीजें आपको करनी है हर महीने में। जो भी टीडीएस अगर आप कंटिन्यूटी में टीडीएस डिडक्शन कर रहे हैं, तो हर महीने के नेक्स्ट मंथ के 7th को, जैसे कि अप्रैल मंथ का अगर टीडीएस है तो वो आपको जमा करना है 7th मई से पहले। सो देयर आर अदर प्रोविजंस ऑल्सो, जस्ट रिमेंबर कि नेक्स्ट मंथ में आपको 7th डेट तक आपको टीडीएस जमा करना है। प्लस आपको हर क्वार्टर में एक रिटर्न फाइल करना है टीडीएस का, जिसकी वजह से जो भी आपने डिडक्शंस किए वो लोगों को उसका क्रेडिट मिल सके। टीडीएस रिटर्न फाइल होने के बाद आपको फॉर्म्स देने पड़ेंगे जिस बेसिस पे सामने वाला उसका क्रेडिट ले सके। सो ये कई सारे चेंजेस आने वाले हैं फॉर्म नंबर्स में, फॉर्म्स में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के इस इनकम टैक्स एक्ट 2025 की सीरीज में। सो इस चैनल कॉमर्स ज्ञान को सब्सक्राइब करके रखिए, उसका नोटिफिकेशन बटन दबा के रखिए, ताकि आपको आगे चल के भी ये डिटेल्स मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मैं कॉमर्स ज्ञान इंडिया पे कई सारे वीडियोस डालने वाली हूँ, और साथ साथ ये इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे आगे चल के। So stay tuned and stay subscribed to Commerce Gyan India with me, Priyanka.